हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑन एईसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी लोगों का एईसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी आईक्यू सीरीज चल रही है। आईक्यू सीरीज के अंदर हम सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने सीपेज एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। अब इसी सेशन में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे सीपेज एनालिसिस के क्वेश्चंस के ऊपर। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के लिए अपकमिंग जो भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम है उसके अंदर आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होंगे। तो इन वीडियोस को आप शेयर कीजिए। आप शेयर करेंगे हमको और मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छे आपके साथ वीडियो को जो है वो लेके आएंगे। ठीक, आगे बढ़ने से पहले कुछ यहाँ पे बेसिक अनाउंसमेंट है। क्या बेसिक अनाउंसमेंट है? जो बच्चे एसएससी जेई की तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑफलाइन बैच भोपाल में। ये बोर्ड पे आपको नंबर दिया हुआ है, आप इस पे जो है कांटेक्ट करके रिगार्डिंग बैच इन्फॉर्मेशन अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप उस क्वेरी को जो है वो इस कांटेक्ट नंबर पे कॉल करके आप जो है वो अपनी क्वेरी को फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो बैचेस रहेंगे वो आपके बाइलिंगुअल रहेंगे। इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके जो बैच हैं वो रन करे जाएंगे। रिस्पेक्टिव ब्रांच है आपकी सिविल, मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल के अंदर। ठीक, अगला पॉइंट ये है कि जो बच्चे ऑफलाइन नहीं जुड़ पा रहे हैं तो वो जुड़ सकते हैं हम लोगों से ऑनलाइन माध्यम से। ऑनलाइन के लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। ऐप का नाम है एईसी प्लस एई जेई लाइव क्लासेस। नाउ इसके बेनिफिट क्या है? इसके अगर आप बेनिफिट देखते हैं तो इसमें आपको लाइव बैचेस मिल जाते हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज तो हैं ही इसके अंदर, कुछ रिवीजन कोर्सेज भी हैं आपके लिए जो कि एग्जाम से जस्ट कुछ दिन पहले आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। तो अगर आपको लगता है कि अगर आप रिवीजन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे कोर्स जो है वो अवेलेबल है। स्टडी मटेरियल भी इसके साथ आपको फ्री में मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस ऐप को डाउनलोड कैसे करें? तो इसके लिए आपके पास या तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं iOS इंजन के ऊपर भी या आप एंड्रॉयड इंजन के ऊपर भी, या आप डायरेक्टली इन क्यूआर कोड्स को जो है वो स्कैन कर सकते हैं और इन क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद भी आप डायरेक्टली हमारी ऐप को यूज कर सकते हैं। नाउ बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे ये है कि एक ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली रिलेटेड है आपका फ्लोनेट के ऊपर, ड्राइंग ऑफ फ्लोनेट। जब आप फ्लोनेट बनाते हो तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि किस तरीके से आपका जो है वो फ्लोनेट कंस्ट्रक्ट होता है। जरा आप पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, क्या दिया है कि कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रेटिक लाइन। जो फ्रेटिक लाइन होती है आपकी, फ्रेटिक लाइन, उसके रिगार्डिंग आपके लिए चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं। क्या स्टेटमेंट दिए हुए हैं? इट इज एन इलेप्टिकल इन दी शेप, ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन होती है। तीसरा स्टेटमेंट टॉप मोस्ट फ्लो लाइन विद जीरो वाटर प्रेशर, और इसका जो अप्रोक्सीमेट शेप होता है वो पैराबोलिक होता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। तो थोड़ा सा अगर अपन इसके पीछे चलें तो इसके पीछे की कहानी अगर अपन देखें तो लेट अस सपोज से मान लेते हैं ये है, लेट अस सपोज से कि ये अगर आपका मान लो एक डैम है, अर्दन डैम है, एम्बैंकमेंट के फॉर्म में होता है, और इस डैम के अंदर मान लो यहां पे आपका स्टोर्ड है वाटर, ये आपका पानी भरा हुआ है यहाँ पे। ना जो फ्रेटिक लाइन है इसका मतलब क्या है? जब आप फ्लोनेट को ड्रॉ करते हो, जब आप फ्लोनेट को ड्रॉ करते हो तो जो इसकी टॉप मोस्ट लाइन है, मतलब अगर आपको इसके नीचे सीपेज की कैलकुलेशन करनी है, आपको एग्जैक्ट ग्रेडियंट निकालना है, आपको क्वांटिटी ऑफ सीपेज निकालनी है, तो आपको इस स्ट्रक्चर का एक फ्लोनेट बनाना पड़ेगा। अब जो फ्लोनेट है उसकी जो सबसे पहली बाउंड्री कंडीशन है दैट इज द टॉप मोस्ट लाइन, और इस लाइन को ही हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द फ्रेटिक लाइन। तो फ्रेटिक लाइन बेसिकली कौन सी लाइन कहलाती है? फ्रेटिक लाइन इज द टॉप मोस्ट लाइन ऑफ द एनी फ्लोनेट। जब आपको फ्लोनेट को बनाना है तो उस टाइम पे आपको जो पहली लाइन बनानी पड़ेगी या बेसिक बाउंड्री लाइन बनानी पड़ेगी, इसको हम बोलते हैं फ्रेटिक लाइन। अब इस लाइन के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली चीज, आप अगर इसको देख रहे हो, ये आपकी कहलाती है 100% सैचुरेशन लाइन। दिस इज द 100% सैचुरेशन लाइन। और फ्रेटिक लाइन 100% सैचुरेशन लाइन के ऊपर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ध्यान रखना पहली प्रॉपर्टी। तो ये फ्रेटिक लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होगी 100% सैचुरेशन लाइन के ऊपर, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो फ्रेटिक लाइन है इसका शेप कैसे होता है? तो इसका जो शेप होता है दिस इज जनरली दी पैराबोलिक इन दी शेप। जब इसकी आप इक्वेशन देखोगे तो आपको दिखेगा कि इसका जो शेप निकल के आ रहा है इट इज दी पैराबोलिक इन दी शेप। ठीक, तीसरा पॉइंट इसके अंदर कि ये जो लाइन है
ये अगर आप इस पे पीजोमीटर्स को इंसर्ट करोगे, अगर मैं यहाँ पे अलग अलग लेवल पे पीजोमीटर को इंसर्ट करूं, पीजोमीटर्स को इंसर्ट करूं, तो मेरा प्रेशर हेड सभी पॉइंट पे सेम निकल के आएगा। मतलब राइज ऑफ द वाटर इन एवरी पीजोमीटर, पानी का राइज हर एक पीजोमीटर में सेम निकल के आएगा। रीजन, क्योंकि इस लाइन के ऊपर जो प्रेशर रहता है वो कैसा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। तो चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, इस कारण से अगर आप पीजोमीटर को इंसर्ट करोगे तो हमेशा आपको प्रेशर हेड क्या मिलेगा, सेम निकल के आएगा। क्या पीजोमेट्रिक हेड सेम निकल के आएगा? नहीं, क्योंकि इसका डेटम यहां से अलग है और इस वाले पॉइंट का डेटम यहां से अलग है। और तुम जानते हो कि पीजोमेट्रिक हेड विल बी इक्वल टू द सम ऑफ पीजोमेट्रिक हेड। अगर आप लिखोगे पीजियोमेट्रिक हेड, जो कि आपका सम होता है किन किन का, इट इज द सम ऑफ प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। ये सम होता है आपका प्रेशर प्लस डेटम हेड का। अब चूंकि डेटम हेड तो सबके चेंज हो रहे हैं लेकिन प्रेशर हेड सेम है, तो पीजोमेट्रिक हेड जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी जो निकल के आती है वो ये होती है कि इसका प्रेशर हेड तो रहेगा सेम, सो प्रेशर हेड इज सेम, बट पीजोमेट्रिक हेड, इसको यहां पे मिटा देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि पीजोमेट्रिक हेड, पीजियोमेट्रिक हेड नॉट सेम, नॉट सेम। इसका मतलब यह हुआ कि जब पीजोमेट्रिक हेड सेम नहीं है तो ये आपकी इक्विपोटेंशियल लाइन नहीं कहलाएगी, क्योंकि इक्विपोटेंशियल लाइन कौन सी लाइन कहलाती है, वो लाइन जिसपे आपका पीजोमेट्रिक हेड सेम निकल के आता है, ऐसी लाइन को हम इक्विपोटेंशियल लाइन बोलते हैं। क्या फ्रेटिक लाइन पे इक्विपोटेंशियल लाइन, क्या फ्रेटिक लाइन पे पोटेंशियल सेम आ रहे हैं, प्रेशर प्लस डेटम हेड? नहीं, सिर्फ प्रेशर हेड सेम है। तो इसलिए यहां पे ये क्या कहलाएगी, एक इक्वी प्रेशर लाइन कहलाएगी, ना कि इक्विपोटेंशियल लाइन कहलाएगी। ठीक है, क्लियर बात है। अब इसमें से देख लो इसका शेप कैसा है, इलिप्टिकल? नहीं, इसका तो शेप क्या है, पैराबोलिक है अप्रोक्सीमेटली। क्या ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन है? ये इक्विपोटेंशियल लाइन नहीं है, बट ये क्या है, एक आपकी इक्वी प्रेशर लाइन है। इक्वी प्रेशर लाइन आप बोल सकते हो, ईपीएल बोल सकते हो, इक्वी प्रेशर लाइन। इट इज द टॉप मोस्ट लाइन विद द जीरो वाटर प्रेशर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को गेज के टर्म्स में अगर आप लिखोगे तो वो जीरो है। तो ये एक आपकी टॉप मोस्ट लाइन है जिसके ऊपर एटमॉस्फेरिक है या गेज प्रेशर आप बोल दो जीरो है। तो स्टेटमेंट कौन कौन से करेक्ट हो जाएंगे इसमें, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट इज दी करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है फ्रेटिक लाइन के बारे में, बहुत बार पूछते हैं, इनसे रिलेटेड मैंने सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको यहां पे बता दी है, तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा सा इसी के ऊपर, अगेन अर्दन डैम के ऊपर ही क्वेश्चन है। क्योंकि अभी अपन पढ़ रहे हैं सीपेज एनालिसिस, तो सीपेज एनालिसिस में एक सबसे बेसिक एप्लीकेशन निकल के आती है आपकी अर्दन डैम की, उसी में बेस्ड ये क्वेश्चन है। जरा पढ़ेंगे इसमें क्या दिया हुआ है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फंक्शन ऑफ द कट ऑफ इन द अर्दन डैम इज टू। कट ऑफ वॉल को जब आप अर्दन डैम में प्रोवाइड करते हो तो उसका फंक्शन क्या है, रिड्यूसिंग द अपलिफ्ट प्रेशर ऑन द डैम, प्रिवेंट द अंडरमाइनिंग ऑफ द फाउंडेशन, रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ द स्टोर्ड वाटर, सपोर्ट द डैम। अब पॉइंट ये है कि अर्दन डैम के अंदर ऐसी क्या दो दिक्कतें आती हैं, पहले वो तो पता हो तभी तो फिर हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो क्या प्रॉब्लम आती है। नाउ लेट अस सपोज से अगेन ये आपके पास एक डैम है, ये हमारे पास एक डैम है और इस डैम के ऊपर मान लो यहां पे वाटर स्टोर्ड है, ये आपका पानी जो है वो स्टोर्ड है और मान लो इसका फ्लो नेट कुछ इस तरीके से, दिस इज वी हैव दी फ्लो नेट। फ्लो नेट क्या होता है आपको मैंने बताया है पहले भी क्लासेस में, अगर आपने को नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियोस देखिए, अगर आपको इस वीडियो को प्रॉपर्ली समझना है। तो ये आपकी बाउंड्री कंडीशन है, ठीक। अब पॉइंट ये है कि ये जो आपका फ्लो नेट है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे जो पानी के पास एनर्जी है वो ज्यादा है, एच एनर्जी, और मान लो यहां पे एकदम पानी की वैल्यू जीरो है। अब होता क्या है कि जब ये वाटर जो रहेगा हायर एनर्जी वाला, ये यहां से तो पास कर नहीं पाएगा, रीजन
क्योंकि आपने एक इम्परवियस बैरियर बना के रख दिया। लेकिन दिक्कत ये है कि जब यहाँ पे एनर्जी हाई और यहाँ पे एनर्जी लो है, और आप जानते हैं कि हमेशा किसी भी चीज का फ्लो होता है हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ, तो अब पानी भी क्या करेगा, यहां से तो नहीं जा पा रहा है, यहां से जाना इसका पॉसिबल नहीं है, तो अब क्या करेगा, वाटर जो है वो इस फ्लो लाइंस के अलोंग ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा। वाटर इस तरीके से भी तो निकल सकता है, क्यों, क्योंकि आपका फाउंडेशन किसके ऊपर है, इम्परवियस लेयर के ऊपर, और जनरली आपका फाउंडेशन बना के रखते हो किसी भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का। अब जब पानी इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है तो पानी के पास दो कंपोनेंट है। कौन से दो कंपोनेंट है, एक तो इसके पास इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसको लेट अस सपोज से मैं ये येलो मार्क से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, येलो लाइन से रिप्रेजेंट किया। एक तो इस वाटर के पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक इस पानी के पास ये वर्टिकल कंपोनेंट है, जो कि रेड मार्क से मैंने मार्क किया है। तो पानी के पास दो यहां पे कंपोनेंट निकल के आ रहे हैं जो पानी ट्रेवल कर रहा है आपका नीचे से, एक तो ये हॉरिजॉन्टल है, एक इसके पास वर्टिकल कंपोनेंट है। अब इसी के कारण दो दिक्कतें आती हैं, और वो क्या दिक्कत है, अगर हम सारे के सारे वर्टिकल फोर्सेस को ऐड कर लें तो ये सारे के सारे वर्टिकल फोर्स क्या कर रहे हैं, इसके फाउंडेशन के ऊपर एक नीचे से प्रेशर फोर्स लगा रहे हैं, जिसको आप बोलते हो अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स। और ये अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स जो है वो किसके कारण आ रहा है, ये अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स आ रहा है बिकॉज ऑफ विच हेड के कारण, या कौन से हेड के कारण, ये पानी की कौन सी एनर्जी के कारण, पानी की हाइड्रोलिक एनर्जी के कारण, मतलब हाइड्रोलिक हेड के कारण ये प्रेशर आपका लग रहा है फाउंडेशन के बेस पे, और जिसकी टेंडेंसी ये रहेगी कि फाउंडेशन के जो ऊपर का स्ट्रक्चर है उसको उखाड़ के फेंक दे अगर इसका सफिशिएंट डाउनवर्ड वेट नहीं रहा। तो पहली प्रॉब्लम जो निकल के आई दैट इज द अपलिफ्टिंग की प्रॉब्लम आई, जो कि होती है बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिक हेड के कारण, हाइड्रोलिक हेड के कारण। अभी मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था एक पीजोमेट्रिक हेड भी होता है। अब पीजोमेट्रिक हेड के कारण क्या है, यहां पे क्या होता है कि ये जो वाटर है अगर ये सीप होते होते यहां पे पहुंच जाए, फ्लो होते होते यहां पे पहुंच जाए, यहां पे सॉइल का पार्टिकल है और उस सॉइल के पार्टिकल का कुछ होगा डब्ल्यू वेट जो कि डाउनवर्ड लग रहा होगा, और एक फोर्स जो रहेगा एफ अपवर्ड, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाए तो ये पार्टिकल क्या करेगा, इस पानी के अंदर निकल जाएगा, और इस तरीके से ये सारे के सारे पार्टिकल जो इस सॉइल के नीचे ये धीरे धीरे निकलना स्टार्ट होंगे और एक बना लेंगे कैसा स्ट्रक्चर, एक पाइप लाइक कैविटी स्ट्रक्चर बना लेंगे, मतलब यहां पे एक कैविटी बना लेंगे। और जब ये कैविटी बनेगी तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये पूरा का पूरा डैम इसके अंदर घुस जाएगा, मतलब अंडर माइनिंग हो जाएगी या पाइपिंग हो जाएगी, और उसके कारण डैम क्या कर जाएगा, सब्सिडाइज कर जाएगा। तो दूसरी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे दैट इज अ पाइपिंग की प्रॉब्लम, या आप बोल सकते हो अंडर माइनिंग की प्रॉब्लम। और ये होता है किसके कारण, ये भी आपके हाइड्रोलिक हेड के कारण हो रहा है, मतलब पानी की जो एनर्जी है वो ज्यादा निकल के आ रही है एट द एग्जिट पॉइंट पे। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस पानी की एनर्जी को कैसे भी करके रिड्यूस करनी है ताकि पानी अपनी एनर्जी से बाहर ना निकले, और जब बाहर नहीं निकलेगा तो पार्टिकल को लेके नहीं जाएगा। तो इसके लिए आपके पास प्रोविजन क्या होता है, आप जनरली यहां पे एक क्या बना के रख देते हो, यहां पे आप बना के रखते हो एक वर्टिकल पाइल वॉल, वर्टिकल शीट पाइल वॉल, और इस वर्टिकल शीट पाइल वॉल को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द डाउनस्ट्रीम कट ऑफ वॉल। और डाउनस्ट्रीम कट ऑफ वॉल का क्या सिग्निफिकेंस है, ये जो डाउनस्ट्रीम कट ऑफ वॉल है, दिस डाउनस्ट्रीम कट ऑफ वॉल, ये आपकी क्या करेगी, ये पानी के लेंथ को बढ़ा देगी। अब पानी चूंकि यहां से जो जा रहा था वो वाटर कहां से फ्लो करेगा, ये वाटर आपका फ्लो करेगा, जो पानी यहां से जा रहा था अब वो पानी इस तरीके से ट्रेवल करते हुए यहां पे जाएगा। और जब इसमें आपने इसकी कॉन्टेक्ट लेंथ को बढ़ा दिया तो क्या रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं ऑफर हो गया, और जब रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो पानी की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वर्टिकल डाउनस्ट्रीम कट ऑफ क्यों प्रोवाइड किया जाता है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस पाइपिंग फिनोमेना। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या बनाते हो, डाउनस्ट्रीम कट ऑफ वॉल। और अपलिफ्ट को बचाने के लिए आप जनरली सिमिलर टाइप की वॉल को कंस्ट्रक्ट करते हो, कहां पे, ऑन दी अपस्ट्रीम साइड। और अपस्ट्रीम साइड पे जो आपकी कट ऑफ वॉल को आपने कंस्ट्रक्ट करके रखा है इसको बोला जाता है अपस्ट्रीम शीट पाइल और दी अपस्ट्रीम कट ऑफ वॉल। और ये जो अपस्ट्रीम कट ऑफ वॉल है इसका टेंडेंसी ये है कि ये जो अपलिफ्टिंग लग रही है इसको रिड्यूस करेगा, सेम कंसेप्ट पानी की लेंथ को इंक्रीज करके। तो अपलिफ्टिंग को बचाने के लिए आपको अपस्ट्रीम कट ऑफ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और डाउनस्ट्रीम कट ऑफ आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, अंडरमाइनिंग या आपके पाइपिंग के लिए।
अब देख लो यहाँ पे कट ऑफ इन दी अर्दन डैम के लिए, ये बेसिकली डाउनस्ट्रीम कट ऑफ के बारे में बात कर रहा है, डाउनस्ट्रीम कट ऑफ के बारे में बात कर रहा है कि फंक्शन ऑफ द डाउनस्ट्रीम कट ऑफ इन दी अर्दन डैम, क्या ये रिड्यूस करेगा अपने प्रेशर? नहीं, ये तो आपकी वर्टिकल कट ऑफ करती है। क्या प्रिवेंट करेगा अंडरमाइनिंग या पाइपिंग के लिए? बिल्कुल बात सही है, पाइपिंग के लिए प्रिवेंट कर रही है। नेक्स्ट, क्या ये सपोर्ट कर रहा है डैम को? नहीं, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्या ये रिड्यूस कर रहा है लॉस ऑफ द स्टोर्ड वाटर को? यस, इट कैन रिड्यूसेस द लॉस ऑफ द स्टोर्ड वाटर, तो ये रिड्यूस कर रहा है उसके लॉस को। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो अगर हम इसका करेक्ट ऑप्शन देखें तो राइट ऑप्शन यहाँ पे निकल के आएगा आपका सेकंड एंड थर्ड, सो ऑप्शन नंबर सी इज द अगेन राइट आंसर। बट अगर मान लो वो यहाँ पे सिंपल कट ऑफ अकेला लिख के देता तो फिर आपके 1, 2 एंड 3 ऑप्शन विल बी दी करेक्ट, बट ऐसा कोई ऑप्शन इसमें है नहीं, तो हमको इनहेरेंटली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपको किसमें ये पूछ रहा है, डाउनस्ट्रीम कट ऑफ के बारे में ये पूछ रहा है। ये मैंने आपको एक छोटा सा फ्लोनेट वगैरह बनाया कि फ्लोनेट के साथ साथ आपका क्या चीज होता है इसके अंदर, ठीक। नाउ आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो एक असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है असर्शन में? असर्शन बोल रहा है कि सीपेज इज पासिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ डैम, सीपेज इज पासिंग थ्रू द बॉडी ऑफ अर्थ डैम अफेक्ट द वेट ऑफ द डैम और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सबमर्ज वेट ऑफ द सॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल। अब भी जस्ट अपन ने यहाँ पे क्या देखा था कि जो सीपेज वाटर है क्या वो उसके वेट को अफेक्ट कर रहा है? जरा पीछे वाले में आओ। अगर ये अपलिफ्टिंग फोर्स ज्यादा हुआ इसके डाउनवर्ड वेट के रिस्पेक्ट में तो क्या करेगा? ये स्टेम को इस तरीके से उठा के बाहर फेंक देगा। तो क्या जो ये सीपेज वाटर है ये इसके वेट को अफेक्ट कर रहा है? डेफिनेटली कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही बात है कि जो आपका सीपेज पास कर रहा है आपके डैम में से, सॉरी ये बॉडी से बात कर रहा है, यहां पे मैंने इसके फाउंडेशन पे बताया था, यहां पे ये बात कर रहा है कि जो आपका पानी है वो इसकी बॉडी से जा रहा है। अगर इसकी बॉडी से जा रहा है तो क्या उसके वेट को अफेक्ट करेगा? ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। सो सीपेज वाटर पासिंग थ्रू द बॉडी ऑफ अर्थ डैम इज अफेक्ट द वेट ऑफ द डैम। देख लो जरा इसको, अगर मान लो ये नीचे, अगर आपकी वाटर टेबल के नीचे सॉइल है, अगर ये वाटर टेबल के नीचे सॉइल है तो इसका आपका यूनिट वेट क्या लेके चलते हो? गामा सबमर्ज लेके चलते हो। और अगर वही वाटर टेबल से ऊपर वाली सॉइल है तो इसको आप क्या लेके मानते हो? या तो गामा सैचुरेटेड होगी अगर कैपिलरी जोन है, या आप इसको क्या बोलोगे? गामा बल्क। उसका यूनिट वेट क्या होगा? बल्क कंडीशन में होगा। मतलब तीनों चीजें होंगी, पानी भी होगा, सॉलिड भी होगा और इसके अंदर हवा भी होगी। पोर्स के अंदर हवा और वाटर होगी। लेकिन पानी के नीचे, ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे जो भी सॉइल है उसके अंदर सॉलिड और खाली जगह है, पोर्स के अंदर क्या होगा? पानी होगा। तो क्या जब पानी पास करेगा किसी मीडियम के थ्रू, क्या उसके यूनिट वेट को अफेक्ट करेगा? डेफिनेटली करेगा। मान लो मैं ये बोल रहा हूं कि इस मीडियम में से, इस वाले मीडियम से अगर पानी पास करेगा तो क्या उसकी सॉइल के यूनिट वेट को अफेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। तो पहली स्टेटमेंट तो सही है कि अगर मान लो आपका जो डैम है अगर उसकी बॉडी में से पानी पास करेगा तो उसका यूनिट वेट जो है वो अफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि गामा सैचुरेटेड या गामा बल्क टर्न हो जाएगा किसके अंदर? गामा सबमर्ज के अंदर, ठीक। नेक्स्ट, अब ये बोल रहा है कि स्पेसिफिक वेट जो है ऑफ द सबमर्ज सॉइल डजंट डिपेंड अपॉन द पोरोसिटी। जरा देख लो गामा सबमर्ज की वैल्यू क्या होगी? गामा सबमर्ज इक्वल टू G माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस ई। और तुम जानते हो कि जो E है उसका वैल्यू हम लिख सकते हैं N अपॉन में 1 माइनस N। तो इसका मतलब ये है कि गामा सबमर्ज इनडायरेक्टली E के ऊपर डिपेंड है, और E किसके ऊपर डिपेंड है? पोरोसिटी के। ये क्या बोल रहा है कि ये पोरोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका मतलब आपका C is the right answer, मतलब assertion is correct, reason is false and the option will be the C, ठीक। तो ये assertion reason टाइप का क्वेश्चन है। आगे बढ़े और अब थोड़े से क्विक सैंड कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन है। अब पहले मैं आपको एक क्विक सैंड का पूरा कंसेप्ट बता दे रहा हूं और उसके बाद फिर हम ये जो 3-4 क्वेश्चन है इसके ऊपर ये अपन देखेंगे। अब क्या है कंसेप्ट, पहले इसको समझ लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहां पे अपनी किसके बारे में? क्विक सैंड condition. What do you mean by this quicksand condition? Now, एक पॉइंट यहां पे ध्यान रखना, अगर आपने सीपेज एनालिसिस को देखा हो ध्यान से तो जनरली क्या होता है कि सीपेज एनालिसिस में अगर हम देखें तो यहां पे दो केसेस बनते हैं। पहला केस अपवर्ड फ्लो कंडीशन, अपवर्ड फ्लो कंडीशन, और एक होती है आपकी कौन सी कंडीशन? दैट इज द डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन। डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो ये आपके पास एक सॉइल मास है,
लेट अस सपोज से ये हमारे पास एक सॉइल मास है और इस सॉइल मास के ऊपर सॉरी वेट अ सेकेंड। हमारे पास लेट अस सपोज से दो सॉइल मास है। पहले वाले में हमने क्या बना के रखा है, ये मान लो ए है और ये मान लो बी है। तो ए के लिए ये फिगर है, मतलब अपवर्ड फ्लो कंडीशन, और बी के लिए ये वाला फिगर है। सॉइल मास का हमने कंसीडर कर लिया, हाइट है जेड और उसकी जो यूनिट वेट है लेट अस सपोज से वो मैंने मान लिया है गामा सबमर्ज। अब अगर मुझे मान लो इफेक्टिव स्ट्रेस लिखनी है पहले वाले केस के लिए, तो क्या मैं इफेक्टिव स्ट्रेस लिख सकता हूं अपवर्ड फ्लो कंडीशन के लिए? इफेक्टिव स्ट्रेस, क्योंकि देखो अब पानी का मूवमेंट है तो सीपेज वैल्यू भी इसमें लग जाएगी। मतलब इसमें इफेक्टिव स्ट्रेस कौन सा वाला, आपका एक तो सबमर्ज वेट वाला तो लगेगा ही, कौन सा, गामा सबमर्ज इंटू जेड। और अपवर्ड फ्लो या डाउनवर्ड फ्लो के लिए यहां पे एक टर्म आएगी जिसको आप बोलते हो सीपेज प्रेशर, जिसकी वैल्यू क्या होती है, प्रेशर हेड इनटू द यूनिट वेट ऑफ द वाटर। इसको हम लिख सकते हैं आई जेड गामा डब्ल्यू। और ये वैल्यू माइनस क्यों हो रही है, क्योंकि ये हमेशा इफेक्टिव स्ट्रेस को क्या करती है, अपवर्ड फ्लो में रिड्यूस करती है। वहीं पे डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन में क्या होता है, एक तो आपका सबमर्ज यूनिट वेट लगेगा ही, मतलब ये आपका इफेक्टिव यूनिट वेट लग रहा है, प्लस ये चीज आपकी डाउनवर्ड फ्लो में क्या हो रही है, बिकॉज ऑफ सीपेज प्रेशर के कारण हमेशा इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है, इंक्रीज होती है। बॉटम लाइन कंक्लूजन, अपवर्ड फ्लो कंडीशन के अंदर आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस होती है, चाहे इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस से देख लो चाहे सीपेज एनालिसिस से देख लो। डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन के अंदर आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ती है, चाहे अपवर्ड चाहे आप इफेक्टिव से देख लो चाहे सीपेज से। रीजन क्या है, जब ऊपर जाएगा पानी का मूवमेंट तो सॉइल सॉलिड को अलग अलग करेगा और पानी अपनी जगह बनाएगा। नीचे आएगा अगर पानी तो सॉइल के पोर से ड्रेन आउट हो जाएगा और सॉइल कांटेक्ट में, सॉलिड के एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएगी। कांटेक्ट में आ रही इसका मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगी, कांटेक्ट लूज कर रही है इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस करेगी। तो हमेशा अपवर्ड फ्लो कंडीशन में इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस होती है, कितनी वैल्यू से, आई जेड गामा डब्ल्यू, ये आपका सीपेज प्रेशर ही लिखा हुआ है। और अब डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन में ये वैल्यू आपकी इंक्रीज होती है वाई आई जेड गामा डब्ल्यू से। अब क्विकसैंड कंडीशन बेसिकली आपकी अपवर्ड फ्लो कंडीशन में होती है, कब, जब आपकी इफेक्टिव स्ट्रेसेस क्या हो जाए, व्हेन इफेक्टिव स्ट्रेसेस जीरो। अगर इफेक्टिव स्ट्रेसेस जीरो हो गई तो जो आपकी सैंडी सॉइल है इसकी कंप्लीटली शियर स्ट्रेंथ लॉस हो जाती है। और जब शियर स्ट्रेंथ लॉस हो जाएगी तो आपको ऐसे लगेगा कि सैंड के अंदर से बबल्स बन रहे हैं, इसलिए इसको कई बार बोल देते हैं सैंड बॉइलिंग कंडीशन और द क्विकसैंड कंडीशन। अब सैंड के अंदर ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सैंड के अंदर अगर हम शियर स्ट्रेंथ देखें, अगर शियर स्ट्रेंथ का इन जनरल फॉर्म देखें तो इट इज द कोहेजन प्लस इफेक्टिव स्ट्रेस इनटू द tan phi। और तुम जानते हो कि जो सैंड है उसके अंदर कोहेजन की वैल्यू तो जीरो होगी, तो इसका मतलब सैंड के अंदर जो शियर स्ट्रेंथ लिखोगे वो क्या लिखोगे, इफेक्टिव स्ट्रेस टाइम्स ऑफ द tan phi। अगर इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो होगी इसका मतलब शियर स्ट्रेंथ भी जीरो होगी। बट इन केस ऑफ द कोहेसिव सॉइल उसमें अगर आपकी सिग्मा इफेक्टिव जीरो भी हो गई तब भी उसके अंदर सी की वैल्यू जीरो नहीं होती है। और जब सी की वैल्यू जीरो नहीं है इसका मतलब एस की वैल्यू सी के बराबर है, तो क्विक सैंड कंडीशन क्ले के अंदर नहीं होगी। तो क्विक सैंड कंडीशन बेसिकली आपकी किसके अंदर होती है, सैंड के अंदर होती है। कोहेसिव सॉइल के अंदर क्यों नहीं होती, क्योंकि कोहेजन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्विक सैंड कंडीशन के लिए क्या होना जरूरी है, फाइन सैंड का होना जरूरी है या कोर सैंड का होना जरूरी है। ग्रेवल और क्ले के अंदर ये कंडीशन होगी नहीं। क्या ये सैंड का एक टाइप है, नहीं, ये एक कंडीशन है ड्यूरिंग दी अपवर्ड फ्लो सिचुएशन। क्या कंडीशन है, जब आपकी अपवर्ड फ्लो सिचुएशन में इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाए। इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हुआ इसका मतलब क्या बोल सकते हो, आपका सबमर्ज वेट किसके बराबर हो जाए, ये सबमर्ज वेट बराबर हो जाएगा अगर आपके किसके बराबर, ये सीपेज फोर्स के बराबर या सीपेज प्रेशर के बराबर। तो आप बोल सकते हो कि इस टाइम पे आपका क्या होगा, इस टाइम पे आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाएगी। और इसी चीज के लिए अगर हम दोनों को इक्वेट करें तो हमारे पास यहां पे अगर हम इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू जीरो करें, दैट इज द गामा समर z इक्वल टू आई जेड गामा w, तो z से z कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट टू कॉज द क्विकसैंड कंडीशन गामा समर अपॉन में गामा w, इसकी वैल्यू हो जाएगी g माइनस 1 गामा w अपॉन में 1 प्लस ई होल मल्टीप्लाई विद गामा w कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब फॉर द क्विकसैंड कंडीशंस टू बी अकर क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट g माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस ई। और इसी चीज को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं,
in terms of porosity G minus 1, 1 minus N also. So this is the critical hydraulic gradient at the quicksand condition. अब अगर मैं मान लो G की वैल्यू यहाँ पे लेट अस सपोज से 2.65 रख दूं और पोरोसिटी की वैल्यू E की वैल्यू 0.65 जो कि जनरल होती है, तो आपके लिए क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या निकल के आएगा? सब्स्टिट्यूट करो 2.65 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 0.65, तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 1 निकल के आएगा फॉर द केस ऑफ द सैंड। सैंड के अंदर हो रही है, इसलिए इसकी नॉर्मली सैंड के अंदर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है सॉलिड की वो 2.65 आती है एवरेज वैल्यू, और ई की वैल्यू नॉर्मली 0.65 कंसीडर करते हैं, इसलिए क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 1 निकल के आएगा। यहीं पे अगर आपसे कभी फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ ले तो आप लिख सकते हो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा? टू कॉजिंग द क्विकसैंड कंडीशन इट इज द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अपॉन में आई एग्जिट, या आप ऐसे भी लिख सकते हो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए इट इज द रेशियो ऑफ कौन सा फोर्स, बचाने वाला फोर्स कौन है? सबमर्ज वेट, और जो एक्चुएटिंग फोर्स कौन सा है? दैट इज द सीपेज प्रेशर और सीपेज फोर्स। सो रेशियो ऑफ सबमर्ज अपॉन में सीपेज प्रेशर फोर्स इज आल्सो द फैक्टर ऑफ द सेफ्टी। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब आईसीआर की वैल्यू हमेशा आई एग्जिट से ज्यादा होगी, आप अवॉइड कर सकते हैं क्विक सैंड कंडीशन के लिए। ये कोई सैंड का टाइप नहीं है, इट इज अ कंडीशन अंडर द अपवर्ड फ्लो सिचुएशन। ये कुछ पॉइंट याद रखना है इसके रिगार्डिंग। नाउ अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। पढ़ो अब क्वेश्चन। A coarse grain soil has a void ratio of 0.78 and a specific gravity of that is a 2.65 and find the critical hydraulic gradient। पहला टाइप का क्वेश्चन, आईसीआर की वैल्यू पूछिए, क्या निकालोगे? G माइनस 1 अपॉन में सिंपली 1 प्लस ई। तो आईसीआर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आई थिंक यहाँ पे void ratio दिया है और स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, सब्स्टिट्यूट कर लो। 2.67 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 0.78। चेक करो यहाँ पे कितना आ रहा है, ऊपर आ जाएगा 1.67, नीचे आ जाएगा 1.78। 1 से कम निकल के आ रहा है, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, 0.94 के करीब निकल के आएगा। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो आएगा 1.67 अपॉन में 1.78, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.938। इसका मतलब 0.94 आप इस क्वेश्चन के आंसर को मार्क कर सकते हो। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, ए मैसोनरी डैम इज फाउंडेड ऑन ए परवियस सैंड। अब देखो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी के ऊपर आ गया। ए मैसोनरी डैम इज फाउंडेड ऑन ए परवियस सैंड, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको कितना गिवन है? एफओएस क्या है? 4, और एफओएस की वैल्यू अब भी जस्ट मैंने बताई आईसीआर अपॉन में आई एग्जिट। और देखना वो एग्जिट ग्रेडियंट के बारे में पूछ रहा होगा। ये देखो, द मैक्सिमम परमिसिबल अपवर्ड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट विल बी नियरली, जी की वैल्यू आपको दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब आपसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन ने? इस क्वेश्चन ने आपसे पूछा आई एग्जिट की वैल्यू। तो बता सकते हो भाई एग्जिट कितना आएगा? एग्जिट पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना होगा? एग्जिट मतलब, एग्जिट का मतलब क्या हुआ? अगर आपको एग्जिट का मतलब समझना है, इसका मतलब यहां पे पूछ रहा है कि कितना हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। मैं इसको कलर से चेंज करके बता दे रहा हूं। वो पूछना चाह रहा है कि यहां पे आप मुझे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू बताओ, ये है आपका आई एग्जिट, ठीक है? तो यहां पे पूछा गया है आपसे क्वेश्चन, तो इसको देख लेते हैं। आ जाओ वापस से, देखो जरा इसमें आईसीआर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आईसीआर की वैल्यू आ जाएगी G माइनस 1, और सेकंड वाला फॉर्मेट यूज कर लो 1 माइनस एन। तो G की वैल्यू कितनी है? 2.65 माइनस 1, और n की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.45 में रख देते हैं, 1 माइनस 0.45। जरा आईसीआर की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? आईसीआर की वैल्यू आएगी 1.65, 1 माइनस 0.45, यह आएगी 0.9075। तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आया मेरा 0.9075। अब मुझे आई एग्जिट चाहिए, निकाल लेंगे। आई एग्जिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आईसीआर बाय 4, इसका मतलब 0.9075 डिवाइड बाय 4, इसको 4 से डिवाइड कर लो, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.266, 0.226। दिस इज द वैल्यू ऑफ आई एग्जिट। इसका मतलब आप इसको कितना राउंड ऑफ कर सकते हो? 0.23 पे राउंड ऑफ कर सकते हो। तो दिस इज द आई एग्जिट के ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज करके। अगला क्वेश्चन देखो, अगेन मैंने तीनों क्वेश्चन कंसेप्ट के ऊपर ही रखे हैं। ए सैंड सैंपल हैविंग द बल्क डेंसिटी ऑफ 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो उसने दे रखा है आपको बल्क की डेंसिटी है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब।
सैचुरेशन आपको दे रखा है कितना 70%, 0.70। इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल सॉलिड इज 2.65, आई थिंक आपसे क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पूछा है। तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालने के लिए आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, ई की, और उसके लिए उसने डेटा दे रखा है। क्या दे रखा है? उसने दे रखा है आपको बल्क डेंसिटी। तो पहले बल्क डेंसिटी फॉर्मूला यूज करो, क्या निकालो? ई की वैल्यू। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा बल्क? गामा बल्क को अगर आप देखेंगे तो इट इज द जी प्लस एसई गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस ई, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन उसने दे रखा है और जी की वैल्यू दे रखी है। यूनिट वेट ऑफ वाटर आप कितना अज्यूम कर सकते हो? 9.81 ले लो या 10 ले लो। गामा की बल्क, इससे बेटर ये है कि आप यहाँ पे अज्यूम कर लो, क्योंकि ये 20 सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, तो हम अज्यूम कर लेते हैं 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो अब यहां से मुझे क्या निकालना है? ई की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेंगे। 20, जी की वैल्यू इज 2.65 प्लस एस की वैल्यू मेरे को गिवन है 0.70, ई यूनिट वेट ऑफ वाटर 10 कंसीडर कर लिया मैंने, 1 प्लस ई। यहां से मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो ई की वैल्यू कितनी आ रही है। ई की वैल्यू अगर हम यहां पे देखें तो ये निकल के आएगी आपकी, तो ये तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस ई विल बी इक्वल टू 2.65 प्लस 0.7 ई। इसका मतलब 2e माइनस 0.7, तो 2 माइनस 0.7, 1.3e विल बी इक्वल टू 0.65, और ये डिवाइड हो जाएगा आपका 0.65 बाय 1.3, इट इज दी 0.5। तो e की वैल्यू तो आ गई आपके पास 0.5। इसको सॉल्व करने के बाद अब डाल दो वहां पे e की वैल्यू। तो g का वैल्यू कितना है? 2.65 माइनस 1, 2.65 माइनस 1, ई का वैल्यू अब भी निकाला तो 1.5, तो 1.65 अपॉन में 1.5 कितना आ रहा है? 1 से ज्यादा ही आएगा इसका वैल्यू। कितना एग्जैक्ट आएगा? 1.1 आएगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सो अवर राइट आंसर विल बी 1.1। सो ICR की वैल्यू निकल के आएगी 1.10। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्विक एंड कंडीशन के ऊपर कंटिन्यूशन में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस उठा के दिए, कंसेप्ट पहले ही बता दिया था। नाउ अब जिनको डाउट या कोई इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है इन सेशंस के रिगार्डिंग, तो वो ज्वाइन कर लो हमारे टेलीग्राम चैनल के लिए। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या आप डायरेक्टली इस लिंक को कॉपी करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या सर्च कर सकते हो इस नेम को, दैट इज द AEC+FYT डिस्कशन चैनल। उससे भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी, प्लस यहाँ पे ही आपको जो है आज के लेक्चर की और प्रीवियस लेक्चर की और अपकमिंग लेक्चर्स जो हैं उसकी आपको इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी, प्लस PDF भी आपको यहाँ से ऑब्टेन होते जाएगी। नाउ अब मैं इस सेशन को कर रहा हूँ एंड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों से एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। प्लस आप इस वीडियो को जितने मैक्सिमम लोग हैं उनसे आप शेयर कीजिए। आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, हमको और मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छे आपके पास वीडियो लेके आएंगे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में जल्दी। थैंक यू।